गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हमें ग्राफ स्टार्ट करने हैं। ग्राफ हम दो बार पढ़ चुके हैं। एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट के समय पढ़ाए थे और एक बार जो है वो अलग से दो ग्राफ स्पेशल जो है वो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी पढ़ा दिया था। आज सारे ग्राफ के क्वेश्चंस करने हैं और जितने तरीके के ग्राफ इसमें बन सकते हैं और जितनी उसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है वो सारे एक साथ ही करा दिए मैंने इस वाले लेक्चर में। तो देखिए, अब सबसे पहला जो ग्राफ है वो आया है, उसका नाम है फोटो करंट वर्सेस डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, फोटो करंट वर्सेस डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स। तो यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, पहला देखें, फोटो करंट वर्सेस डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स से क्या होता है। तो मान लें कि यहां पे एक फोटो प्लेट रखी हुई है, एक मेटल प्लेट रखी हुई है, इधर रखी मेटल प्लेट, और मेटल प्लेट पे अपन ने डाला लाइट। तो लाइट का जो सोर्स है वो मैंने ऐसा लिया और इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये लाइट का सोर्स। अब लाइट का जो सोर्स है उसने लाइट इमिट करनी चालू करी। तो जो लाइट यहां आई सब्सटेंस के ऊपर, उसको हमने बोला इंटेंसिटी, जिसको आई से लिखा गया। और जो बल्ब ने हमें सप्लाई किया वो बेसिकली था पावर। ये पावर फिक्स थी, परंतु ये जो इंटेंसिटी है डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। यदि हम इस लैंप को उठाएं, ठीक है, यदि हम इस लैंप को उठाएं और इसको दूर कर दें, तो जब अपन इस लैंप को दूर करेंगे तो यहां जो लाइट आएगी इस जगह पे वो फीकी हो जाएगी पहले के मुकाबले। अब लाइट फीकी हो गई तो मान लो कि पहले डिस्टेंस d था, अब तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो गया है, 2d हो गया। तो इस केस में उसने पूछा है कि बता इंटेंसिटी कितनी कम हुई होगी। तो ये याद रखिए कि सोर्स कैसा है, तो सोर्स है पॉइंट सोर्स। तो मैंने तुमको ये दो बातें बताई हैं। पहला, पॉइंट सोर्स यदि हो, पॉइंट सोर्स, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। और अगर लीनियर सोर्स हो, लाइन सोर्स हो, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन 2 पाई आर एल लगाते हैं। और अगर शीट सोर्स हो या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लैंप रखा हो या कोई भी चीज रखी हो जैसे सन, तो उस केस में इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आर पे डिपेंड नहीं करती। जबकि यहां पे इंटेंसिटी आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है, यहां पे इंटेंसिटी आर पे डिपेंड करती है, यहां पे इंटेंसिटी आर पे डिपेंड ही नहीं करती। तो ये तीन केसेस होते हैं इंटेंसिटी के। तो जब यहां पे देखो तो उसने क्या बोला, पॉइंट सोर्स बोला उसने, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, पॉइंट सोर्स है। और पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब जब वो डी डिस्टेंस पे था तो आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर था, इंटेंसिटी 1 थी। जब वो I2 पे चला गया तो इंटेंसिटी हो गई 2d का स्क्वायर। ठीक है, तो कम हुई ना इंटेंसिटी, कम हुई तो इंटेंसिटी 1 अपॉन इंटेंसिटी 2। इसका मतलब इसको इस तरह डिवाइड करोगे तो इट विल बी 2d स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2d स्क्वायर यानी 4d स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, 2d स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर। इट विल बी 4d स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया तो 4:1 हो गया। तो इंटेंसिटी 1 अपॉन इंटेंसिटी 2 क्या हो जाएगी, 4:1। इसका मतलब ये है कि अगर तुम पीछे गए, तो ये 1/4 रह जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले अगर इंटेंसिटी इसकी 4 थी, तो अब दूर जाने से इसकी इंटेंसिटी यहां पे कितनी हो गई, वो हो गई 1, जबकि पावर वही रही, पावर का कुछ नहीं होता, यानी फीका पड़ता जाता है गोला कुल मिला के। तो अब वो ये बोल रहा है कि इस केस में बताओ कि सैचुरेशन फोटो करंट, या सिर्फ बोलो फोटो करंट, सैचुरेशन शब्द कंफ्यूज करेगा, फोटो करंट को डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड मेटल से कैसे बनाओगे। तो हमको ये तो पक्का है कि अगर अपन डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा।
बोले क्यों करंट कम होगा? क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो जा रहे हैं, इंटेंसिटी कम हो रही है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो पहले इतने इलाके में रोशनी होती थी, अब वही रोशनी इतने इलाके में फैल गई है, तो नंबर ऑफ फोटॉन जो यहाँ आ रहे थे पहले उसके मुकाबले तो अब कम आएंगे ना। जब दीवार पे गोला बनता था पहले इतना बनता था, अब दीवार पे गोला इतना बन रहा है। पहले सारे फोटोन यहाँ आते थे, अब जितने फोटोन ये हैं वो सब यहाँ तक फैल गए, तो इस गोले में अब पहले के मुकाबले काफ़ी कम फोटोन रह गए, तो इंटेंसिटी कम हो गई ना। तो इंटेंसिटी कम हो गई मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए, तो नंबर ऑफ फोटॉन ही इंटेंसिटी होती है। अब इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए तो करंट कम हो गया, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू एन अपॉन टी। और अगर फोटॉन्स कम हो गए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन इमिटेड यदि कम हो गए, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड कम हो गए, अगर वो अपन बोले एन कम हो गया तो करंट कम हो गया। करंट कम हो गया इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर इन तीनों में से कोई हो सकता। अब तीनों में से कोई हो सकता है तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता, तो ये वाला हो सकता है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ना, करंट और डिस्टेंस एक पॉइंट सोर्स के लिए क्या फॉलो कर रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। जब भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करे तो उसका ग्राफ जो है ऐसा आता। इसको ऐसे देखो, मैं ग्राफ का जनरल तरीका बताता हूँ। आई अगर 1/d होता ना तो ग्राफ हाइपरबोलिक होता। आई अगर 1/d का स्क्वायर होता, 1/d स्क्वायर होता, तो उस केस में ये लाइन स्टीपर हो जाती, रहता हाइपरबोलिक लेकिन स्टीपर हो जाती। और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी ना, स्टीपर होती जाएगी। ठीक है, तो ये इसका याद रखना है, ये ग्राफ क्या याद रखना और लिख लेना। ठीक है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर अगले ग्राफ में फिर काम आती है वही चीज। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी स्टीपर होती जाएगी। समझ में आई बात? स्टीपर क्या होती जाएगी, तो फिर इसका आंसर क्या होएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो लिखना है वो लिख लीजिए, आगे बढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। तो फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, सीधी बात है। और करंट का फॉर्मूला क्या है? एन ई अपॉन टी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? तो एक लाइन इधर एक लाइन इधर। बेसिकली इधर तो अपन करंट ले रहे हैं, इधर हम इंटेंसिटी ले रहे हैं, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। इधर हम करंट ले रहे हैं आई, और इधर हम इंटेंसिटी ले रहे हैं। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे करंट बढ़ता जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, बस इसमें नियम ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी जो कंडीशन है, न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, वो कंडीशन होनी चाहिए। तो अब इसमें ऑप्शन देखो, पैराबोला तो गलत ही है। स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है इसका, क्योंकि स्लोप तो यहाँ से दिखेगा ना अपना, ये स्लोप थीटा लेस देन 90 डिग्री है ना, पॉजिटिव है। तो स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस नहीं गलत है, ये वाला सही है। स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज। फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज मतलब क्या था, याद है तुमको? फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज, तो उस केस में एक अपन ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। यहाँ से लाइट आई थी, यहाँ से लाइट आई थी, और हम यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर रहे थे। तो इसको अपन ने पोटेंशियल दिया, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा के चेक किया उसको। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, चेक किया, और यहाँ पे इसको हमने शुरुआत में तो पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था। ये पोटेंशियल वर्सेस क्या पूछ रहा? करंट पूछ रहा। करंट पूछ रहा मतलब इसके पड़ोस में जो आएगा, तो कुछ कुछ फोटोन कूद जाएंगे यहाँ पे, कुछ रास्ते में टपक जाएंगे, कुछ यहीं टपक जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स
उसमें करंट प्रोवाइड करेंगे। तो किस किस के बीच में ग्राफ है ये, वोल्टेज वर्सेस करंट। ठीक है, चलिए अब देखें इसके अंदर क्या बोल रहा है। When light of intensity I1 and frequency V1 is incident on a substance, photoelectric emission takes place. Variation in potential V as shown in curve I in the figure. However, if intensity I2 and frequency V2, current varies with potential curve. Which of the following is correct? ये ना दो तरह की लाइट है। लाइट 1 जो है उसकी इंटेंसिटी I1 है और फ्रीक्वेंसी ν1 है, और जो लाइट 2 है उसकी इंटेंसिटी I2 है और फ्रीक्वेंसी ν2 है। वो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी बात सही है। तो देखो यहाँ जो आता है ना पोटेंशियल, जब अपन पीछे ले जाते हैं, निगेटिव में ले जाते हैं, तो हम बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल पे ले जा रहे होते हैं। तो ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल है किसका, 1 नंबर के ग्राफ का। ठीक है, तो इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 1, और ये वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल है 2 का, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 2। ठीक है, तो किसका ज्यादा है स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 का। तो हमने क्या बोला, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 2 इज लार्जर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो अब 2 का जो है पोटेंशियल ज्यादा है। अब 2 का पोटेंशियल ज्यादा है तो सीधी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा तेज लड़ा था वो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी 2 की ज्यादा होगी और 1 की कम होगी। क्यों, क्योंकि स्टॉप करना मुश्किल हो रहा है, हाई एनर्जेटिक है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है 2 वाले की। तो 2 वाले की एनर्जी ज्यादा वाला कौन सा है, 2 वाले की एनर्जी ज्यादा वाला ये है, और 2 वाले की एनर्जी ज्यादा वाला ये है। इसका मतलब ये और ये कट गया। अब इन दोनों में से इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, तो इंटेंसिटी और करंट प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसका करंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे देखा जाता हो। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे करंट 1 का ज़्यादा है 2 का कम है, इसका मतलब 1 की इंटेंसिटी ज़्यादा, तो इंटेंसिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ 2। तो इसके हिसाब से ये वाला सही लग रहा, इंटेंसिटी 1 ग्रेटर देन इंटेंसिटी 2। ठीक है, इंटेंसिटी कहाँ देखी जाती है, करंट पे देखी जाती है। अभी बताया ना मैंने, I इज प्रोपोर्शनेट टू I, ऐसे याद रखो ट्रिक, I प्रोपोर्शनेट टू I, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनेट टू करंट, ऐसे याद रखो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Photoelectric current of voltage V for different frequencies is shown in figure. Then the correct relation will be, इनका करेक्ट रिलेशन क्या है। तो क्वेश्चन ये पूछा है इसने कि करेक्ट रिलेशन क्या। अब आप एक काम करो, इसको पॉज दबाओ और ट्राई करो खुद ही। चलिए देखें, मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, वोल्टेज 0,1 स्टॉपिंग पोटेंशियल है फ्रीक्वेंसी 1 का, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है। तो हाईएस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां से देखा अपन ने, इज ऑफ V3, सो ν3 इज हाईएस्ट, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट होगी, तभी तो रुका नहीं होगा वो, हाई फ्रीक्वेंसी है ना, हाई एनर्जेटिक। तो ν3 हाईएस्ट है, फिर न्यू उससे कम है, फिर उससे कम है। तो ν3 हाईएस्ट वाला कौन सा है, ये C वाला है। देखो ν3 हाईएस्ट है ना इसमें, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, तो ये फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फिगर रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ फोटो करंट I वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, सबसे पहली चीज ये है कि ये वाली जो जगह है, इससे अपने को ये पता पड़ रहा है कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल -4 वोल्ट है। ठीक है, तो पहली चीज क्या पता पड़ी तुम्हें, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट्स। माइनस का मतलब होता है स्टॉप करने का पोटेंशियल।
4 वोल्ट पोटेंशियल। अब तुम आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखो, वो बोलता है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। ठीक है, तो अगली इक्वेशन ऐसी भी बनती है W नॉट प्लस ई वी स्टॉप। ये दो इक्वेशन है आइंस्टीन की। अब इस दो इक्वेशन में ये जो है ना, ये इसके बराबर होगा, तभी तो ये दोनों बची हुई इक्वेशन एक जैसी है। तो इससे हमको क्या पता पड़ा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स तुम्हें निकालनी है तो तुम्हें ई वी स्टॉप निकालना पड़ेगा। अब वो ये पूछ रहा है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम ये बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है, तुम ईवी स्टॉप निकालो। ईवी स्टॉप निकालो तो इससे हमको मिलेगा के ई मैक्स इज इक्वल टू ई, और वी स्टॉप तुमने निकाला 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो बस तुम्हारा आंसर आ गया 4 के आगे ई लिखो और पीछे वोल्ट्स लगा दो, तो इसका आंसर आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दैट इज द के ई मैक्स। 4 तो आ गया था ना, ई और लगेगा, बस सिंपल है और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है भैया, देखो ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1 तो दिख ही रहा है, वो तो V2 इज ग्रेटर देन V1। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी nu2 इज ग्रेटर देन nu1, क्योंकि जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा। अब वो पूछ रहा है कि वेवलेंथ में बताओ किसका क्या। तो देखो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उल्टा चलती है, इसका मतलब λ1 ग्रेटर देन λ2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ उल्टा चलती है। क्यों उल्टा चलती है? v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है, यानी कि c इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लेमडा होता है। इसका मतलब न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को मैं उल्टा चलता बोलता हूँ, ये नीचे होगा तो ये ऊपर होगा। ठीक है, तो उल्टा चलता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आंसर होगा λ1 ग्रेटर देन λ2, λ1 ग्रेटर देन λ2, डी आंसर। ठीक, चलिए पॉज दबाइए, आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द फॉलोइंग फिगर द कर्व्स हैज बीन ड्रॉन बिटवीन photoelectric current and potential. If the cathode with respect to anode at 4 different intensities, the stopping potential is represented by, भले इंटेंसिटी कुछ भी होती जाए, जैसे जैसे ये लाइन ऊपर उठती जा रही है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा, क्योंकि I प्रोपोर्शनेट टू I होता, तो I यानी करंट बढ़ रहा है। लेकिन उससे हमें क्या, वो पूछ तो कुछ और ही रहा है, पूछ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हम यहाँ पता करते हैं, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है एंड दैट इज OA, तो सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, दैट इज OA। इसका मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। इससे क्या पता पड़ा हमको, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी अगर एक ही मेटल है तो। ठीक है, एक ही मेटल है तो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए लिख लिया, नेक्स्ट देखें, नीचे ले रहा हूं मैं। अब थोड़ा कठिन क्वेश्चन आएगा, क्योंकि IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सोच के बताएं। In photoelectric experiment, the plot between anode potential and photocurrent is shown. Which of the following is correct? देखो सबसे पहली चीज, 3 तरह की लाइटें हैं, A, B और C। A, B, C 3 तरह की लाइटें हैं, A, B और C। A और B का यहाँ पे मिल रहे हैं, इसका मतलब इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, और C का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम क्या इससे निकाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ B, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर है दोनों का। स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर है, इसलिए क्या हुआ, A और B की फ्रीक्वेंसी सेम है। यहां तक समझ में आई बात।
उसके बाद क्या हुआ कि ये जो करंट आया ना, इसको बोलते हैं सेचुरेशन करंट। यदि करंट सेम है तो I प्रोपोर्शनेट टू I होता है, ये ट्रिक याद रखना। तो अगर करंट सेम है, सेचुरेशन करंट सेम है, तो इंटेंसिटी भी सेम होगी, इंटेंसिटी सेम होगी। किस दो की इंटेंसिटी सेम होगी? तो जो दो मिल गए होंगे तो B और C मिल गए, तो B की इंटेंसिटी इज इक्वल टू C की इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी में अपने को ये पता पड़ा कि B और C की सेम है, फ्रीक्वेंसी हमको ये पता पड़ा कि A और B की सेम है। अब ऑप्शन देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट करस्पॉन्डिंग टू A सेम एज दैट ऑफ B। ठीक है, A और B की फ्रीक्वेंसी सेम है, यही बोल रहा, तो सेम ही है। तो एंड इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू B सेम एज दैट ऑफ द C, इंटेंसिटी B और C की सेम है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो आप, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। तो ये ऑप्शन है। बचा हुआ पढ़ने का मतलब नहीं, बच्चे में कोई करस्पॉन्डिंग कम ज़्यादा करा हुआ होगा उसने। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में दो ग्राफ पूछे उसने, इंटेंसिटी पूछना चाहता है उसमें, वो फ्रीक्वेंसी पूछना चाहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन में IIT में आया हुआ है, टफ है थोड़ा क्वेश्चन, ध्यान से करें। इसमें कुछ कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे, ग्राफ भी है। क्वेश्चन पढ़ें। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म यूजिंग 3 डिफरेंट मेटल प्लेट्स P, Q एंड R। वर्क फंक्शन P का इतना है, Q का इतना है, R का इतना। A light beam containing wavelengths of 550 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर और 350 नैनोमीटर। ये लाइट बीम में 3 लाइट हैं, एक ही लाइट में 3 लाइट है। ठीक है, यानी वो ऐसी है, एक ही लाइट में 3 लाइट है। ये एक लाइट, सॉरी ये एक लाइट, ये दूसरी लाइट, और ये बीच में जो आ गई ये तीसरी लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लाइटें एक ही बल्ब में से निकल रही हैं, ये 3 लाइट है। ठीक है, अब उनकी वेवलेंथ अलग अलग है। किसी की वेवलेंथ जो है वो कितनी दे रखी है, 550 है, दूसरे की किसी की 450 है, और तीसरे की किसी की जो है वो दे रखी है उसने क्या, 350। ठीक है, तो ये 350 वाली भी है, 450 वाली भी है, सब अलग अलग। अब ये सब प्लेट पे जाके गिरती है, तो ठीक है भाई, ये प्लेट पे जाके गिरी, प्लेट पे गिर गई। अब वो बोल रहा करेक्ट ग्राफ क्या है, जहां पे Hc की वैल्यू दे रखी है, Hc 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट न्यूटन मीटर, नैनोमीटर सॉरी। सबसे पहले क्या करो कि ये पता करो कि इनमें से कौन सी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस वर्क फंक्शन से में चला पाएगा। फिर से समझे, ये 3 वेवलेंथ्स हैं, क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगी? हमें तो पता ही नहीं है ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये तीनों। तो सबसे पहले इनकी एनर्जी निकालो। तो सबसे पहले मैं एनर्जी निकाल रहा हूं, एनर्जी ऑफ, किसकी एनर्जी निकालूंगा मैं, एनर्जी ऑफ फर्स्ट यानी क्या है उसका नाम P, उसको मैंने लिखा है एनर्जी ऑफ P बराबर एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Hc बाय लैम्डा। अरे एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला क्या है, Hc बाय लैम्डा, जिसमें से Hc उसने डायरेक्ट दिया हुआ है 1240 eV, 1240 eV nm। इसका मतलब यदि मैं नीचे लैम्डा nm में रख दूं तो ऊपर का eV nm जो है उसमें से nm nm कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे eV में मिल जाएगी। तो मैं सीधे लैम्डा रख देता हूं पहले वाले का 550 nm में, ये कैंसिल आउट हुआ तो मुझे eV में इतना मिल गया। इट इज द वेवलेंथ एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट लाइट की एनर्जी है, कोई से भी कलर की लाइट मान लो कि पीले कलर की लाइट है फर्स्ट लाइट, उसकी एनर्जी है, तो ये पीले कलर की लाइट। उसके बाद एनर्जी ऑफ Q निकालेंगे, एनर्जी ऑफ Q आएगी 1240 डिवाइडेड बाय 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये Q की आ गई। ठीक है, Q, तो ये वाला जो है ये कौन सा, ये Q है, Q की आ गई।
उसके बाद तीसरे नंबर पे आर की निकालेंगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ आर 1240 डिवाइडेड बाय 350 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास किसकी आ गई, ये आर की आ गई। ठीक है, तो ये 3 वेव से मिलके बना था, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। तो ये जो 3 वेव से मिलके बना था, ये तीनों की हमने एनर्जी निकाल ली। अब एनर्जी निकाली तो ये इसके अंदर देखो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 124 को 55 से डिवाइड कर लो, 124 को 45 से करो, और फिर 124 को 35 से डिवाइड करो। इसको डिवाइड करना है तुमको। ठीक है, मैं डायरेक्ट डाल रहा हूं डिवाइड करके। तो देखिए मैंने कैलकुलेट कर दिया है। EP 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EQ 2.75 और ER 3.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तीनों लाइटों का मिक्सचर है, और लाइटों का मिक्सचर P पे, Q पे और R पे जाके गिरता है। ठीक है, इसको मेरे को EP, EQ, ER की जगह E1, E2, E3 लिख देना चाहिए, क्योंकि P, Q, R तो मेटल के नाम है। ठीक है, प्लेट्स के नाम है। तो 1, 2, 3 तीन लाइनों का मिक्सचर उसके ऊपर गिरता है। लेकिन सब मेटल्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो पाएगा, या तीनों जो लाइट है उसमें मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर पाएगी, ये चेक करना पड़ेगा। क्योंकि वर्क फंक्शन से हमारा जो ईवी आ रहा है, जो कैलकुलेट किया है, ज़्यादा होना चाहिए। वर्क फंक्शन जितना मांग रहा है उससे हम ज़्यादा देंगे तो ही वो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने देगा। तो इसमें देखो कि लास्ट वाला जो वर्क फंक्शन है वो 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उस पर जब फर्स्ट और सेकेंड वाली गिरेगी तो वो चालू ही नहीं कर पाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखें, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3 कर रहा हूँ। ये जो ये P निकाला ना, इसकी जगह मैं कर रहा हूँ लाइट 1, लाइट 2 और इट इज लाइट 3। ये 3, लाइट 1, लाइट 2, लाइट 3, तीन तरह की लाइट गई इधर से, 1, 2, 3। इसकी अपन ने निकाल लिया कि ये लाइट 1 है, और दूसरा वाला जो है वो हमने निकाल लिया कि इट इज लाइट 2, और तीसरे नंबर बोल दिया लाइट 3। अब लाइट 3 ये सब मिक्स हैं आपस में, और मिक्स होके चल रही हैं। अब मिक्स होके चल रही हैं तो इस केस में देखें कि पहला जो मेटल है P नाम का मेटल, P ने बोला कि मुझे वर्क फंक्शन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मेटल P क्या बोल रहा, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन चाहिए। कौन कौन दे सकता है? तो 1 ने बोला मैं दे सकती हूं, 2 वाली लाइट ने भी बोला, 3 वाली लाइट ने भी बोला। इसका मतलब इस पे लाइट नंबर 1 प्लस लाइट नंबर 2 प्लस लाइट नंबर 3 तीनों ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगी, तीनों। ठीक है, चलिए अब मेटल Q की बात करें। मेटल Q ने क्या बोला कि मेरा जो वर्क फंक्शन है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो मुझे 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाले चाहिए। तुम तीनों में से हरी, पीली और नीली लाइट में से किसके पास है? तो देखें, पहली इसकी बात करें तो ये तो फेल हो गई, क्योंकि इसको 2.5 चाहिए, 2.25 है। दूसरे की बात करें तो ये वाली जो लाइट है ये चल गई, और तीसरे की बात करें तो वो भी चल गई। ठीक है, तीसरे नंबर की भी चल गई। तो तीसरे नंबर वाली लाइट और दूसरे नंबर वाली लाइट, तो E2 और E3 ये दोनों, ठीक है, इसमें तीनों, तो इसमें दोनों, सिर्फ 2 जो हैं वो क्या दिखाएगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगी, दोनों, लास्ट वाली। अब मेटल PQR की बात करें तो R ने क्या बोला कि मेरे को जो वर्क फंक्शन चाहिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाहिए। कौन दे सकता है? तो उसका आंसर है सिर्फ एक ही दे सकती है, नीली वाली। तो E3 नाम की सिर्फ एक ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया इस वर्क फंक्शन पे। तो मेटल P पे 3 वर्क फंक्शन, 3 लाइटें काम कर रही हैं। Q पे सिर्फ 2 लाइटें काम कर रही हैं, और R पे सिर्फ 1 लाइट काम कर रही है। तो जब सिर्फ एक ही लाइट काम कर रही होगी तो ये 10-20 फोटॉन होंगे।
ये दो लाइटें काम कर रही होगी तो 20-40 फोटॉन होंगे, ये वाले में 60-70 फोटॉन होंगे। तो ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगी तो ज़्यादा करंट बनाएगी। तो सबसे ज़्यादा करंट किसको बनाना चाहिए? मेटल पी को। मेटल पी सबसे करंट बनवा लेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो उसका करंट तो 3 गुना हो गया ना। मेटल क्यू जो है वो सिर्फ 2 से ही करंट बनवा पाएगा, मेटल आर सिर्फ 1 से ही करंट बनवा पाएगा, उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है तो 1 से ही करंट बनवा पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा करंट कौन बनवा पा रहा है? मेटल पी, इसलिए मेटल पी सबसे ऊपर, फिर मेटल क्यू, ठीक है, फिर क्या? मेटल क्यू, और उसके बाद कौन सा? मेटल आर, ठीक है। तो ये वाला आंसर सबसे सही है। ये इसका वो था, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ा। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, नीचे ले रहा हूं। अब ये ग्राफ बदल गया, अब ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये मैंने बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ाया था, तो अब सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड फ्रीक्वेंसी गिव्स। इसका स्लोप क्या देता? तो देखो स्लोप क्या देता है, तो इसको मैंने याद ही करवाया था तुमको पिछली क्लास में, फिर से बता देता हूं एक बार। ये पूरा जो ग्राफ है वो ऐसे नहीं बनता, पूरा ग्राफ ऐसा है इसका, ठीक है। और ये यहां पे क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और यहां पे फ्रीक्वेंसी है। और इसको कंफ्यूज मत होना, ये अगला ग्राफ आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, उसमें अलग बातें रहती हैं। अब इसका ये स्लोप होता है, ये इसका कट रहता है, तो ये जो कट यहाँ पे रहता है और एक पॉइंट ये रहता है, तो ये तो देता है न्यू नॉट। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट होता है ये देता है वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय E, और इसका जो स्लोप होता है वो देता है H डिवाइडेड बाय। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला। जबकि इसी में एक और आएगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, उसमें स्लोप में ये E हट जाते हैं यहां से, ठीक है। और यहाँ पे वर्क फंक्शन डायरेक्ट आता है उसके अंदर। तो अब यहाँ पे पढ़ो, ये ग्राफ सिर्फ इसने इतना इतना बनाया, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला ग्राफ बनाया, इतना इतना, बचा हुआ नहीं बनाया इसने। तो क्या बोल रहा है वो कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 एंड द फ्रीक्वेंसी गिव्स। स्लोप क्या देता है? स्लोप H/E देता है, तो रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू द चार्ज, ठीक है। स्लोप क्या देता है? रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू द चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है अलग ग्राफ, ठीक है, इसको रट लें अच्छे से। नेक्स्ट, इसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला जो ग्राफ है, ये आया कहां से था? तो E इज इक्वल टू H न्यू प्लस EV0 से आया था ये, ठीक है। जबकि इसी का दूसरा ग्राफ E इक्वल टू H न्यू नॉट, H न्यू नॉट का मतलब होता है वर्क फंक्शन, प्लस V स्टॉप है ये, ठीक है, V स्टॉप से आया था। जबकि अगला अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस KE मैक्स आएगा। तो यदि मुझे KE मैक्स के साथ अगर मुझे बनाना पड़ा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी है ना E विच इज इक्वल टू H न्यू, तो फ्रीक्वेंसी का यदि KE मैक्स के साथ बनाना पड़ा तो उसके अंदर यहाँ पे W0 बाई E नहीं आएगा, W0 आएगा सिर्फ, क्योंकि सिर्फ W0 तो रह जाएगा उसका, और अपॉन में H आएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन भी मैंने बनवाई थी, याद रखें। तो एक ये वाला याद कर लें, फिर वो दूसरा जब आएगा तो दूसरा बता दूँ। नीचे देखें, अ फोटो इलेक्ट्रिक experiment is performed at two different light intensities I1 and I2. Choose the correct graph for the variation of stopping potential versus frequency of the light. Stopping potential versus frequency का ग्राफ बनाने, इनमें से कौन से हैं यदि इंटेंसिटी बदल देंगे तो, ठीक है, यदि इंटेंसिटी बदल देंगे तो सबसे पहली चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे थोड़ी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी तो प्लॉट कर ही रहा है इस साइड। तो इंटेंसिटी में दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज थोड़ी आएंगी,
दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का मतलब इस इंटेंसिटी के लिए ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ये यहाँ पे जो आता है ये क्या आता है, न्यू नॉट आता है ना, दैट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी। इसके बिना स्टार्ट ही नहीं होएगा, तो इसके बिना स्टार्ट ही नहीं होगा, तो ये इंटेंसिटी बदलने से स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदलती है ये। अच्छा चलो, इस वाले केस में इसने बोला कि ठीक है नहीं बदलती, दोनों में सेम ले ली, लेकिन सेम लेने के बाद भी इसका जो ग्राफ है वो तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। मतलब तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, तो उसमें इसके लिए बढ़ेगा, इंटेंसिटी वाले के लिए इसके लिए बढ़ेगा, ऐसा कुछ थोड़ी होगा। दो अलग अलग लाइनें आएंगी नहीं, इसका मतलब इसमें कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा। ठीक है, ग्राफ उसका जो बनता है वो एक ही बनता है, वो यूं है, चाहे इंटेंसिटी 1 ले लो चाहे 2 ले लो, इंटेंसिटी 1 और इंटेंसिटी 2 से कोई लेना देना नहीं है स्टॉपिंग पोटेंशियल का, उसका फ्रीक्वेंसी से लेना देना। इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, दिस इज द आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये ग्राफ सही ग्राफ है। ठीक है, चलिए ऐसे कभी कभी क्वेश्चन डाल देते हैं जिसका किसी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती, लेकिन बच्चे क्या है कुछ भी तुक्का मारते हैं, अगर नहीं आता समझ में उन्हें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल एक्स एंड वाई by light of frequency f. The potential difference we required to stop the electrons is measured for the if y is greater work function than x. ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ y ज्यादा है वर्क फंक्शन ऑफ x, यानी इसकी डिमांड ज्यादा है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या, डिमांड ज्यादा। इसके बिना इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट करूंगा, तो नहीं करूंगा तो किसकी डिमांड ज्यादा है, y की ज्यादा है। y की ज्यादा है तो उसकी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी, इससे इसके पहले स्टार्ट ही नहीं होगा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो डब्ल्यू वाई का ज्यादा, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई ज्यादा। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई तो यहाँ पे देखी जाती है इस जगह पर, तो ये तो दोनों सेम ही बता रहे थे, तो गलत हो गया। इस वाले में x का ज्यादा है, ये वाला देखो ना, यहां से यहां तक की इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो x की कम है y की ज्यादा। ठीक है, तो ये वाला ठीक लग रहा है, ये वाला तो गलत ही है, तो स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही नहीं, तो ग्राफ ही गलत है। ग्राफ तो वही आना है, ग्राफ तो यूं ही आना है, तो ये दोनों में से एक फाइनल करना। तो हमको ये पता पड़ गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी जिसकी वर्क फंक्शन ज्यादा। वर्क फंक्शन किसका ज्यादा, तो वर्क फंक्शन y का ज्यादा, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी y की ज्यादा। y की ज्यादा मतलब y इधर साइड ज्यादा आना चाहिए, तो ये वाला आंसर सही है, इसमें तो इधर साइड है y, तो थर्ड का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट लिख रहा हूं, आप स्टॉप करके खुद सॉल्व करें, सारे कंसेप्ट सिखा दिए गए, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, टॉपिक खत्म हो गया, एक आध दिन और चलेगा बस। द फिगर शोइंग द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट फॉर पोटेशियम एंड टंगस्टन। पोटेशियम और टंगस्टन का V नॉट वर्सेस ये बनाना ग्राफ। तो देखो ग्राफ किस किस का बनाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे लोगे V स्टॉप और फ्रीक्वेंसी यहाँ लोगे, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ऐसा आएगा। तो ये तीनों तो ऐसे ही गलत होगा, ये तो कुछ भी कर्व दिखा रहा, तो यही सही होगा बस। अब सवाल ये उठता है कि ये तो सही होगा, बात मान ली, मान लो कि उसने क्या किया होता कि एक ऑप्शन और दे दिया होता, उसमें इधर साइड W दे देता, इधर साइड K दे देता। ठीक है, ये वाली लाइन यहां से स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि इसने जहां से करी वैसे तो नीचे तक जाती है। तो इसने क्या किया, यहां पे K दे रखा और ये W दे रखा। मान लो कि उसने ये W दे दिया होता और ये K दे दिया होता, तो उस केस में दोनों में से कैसे पहचानते कि कौन सा सही है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें एक नोट लिखाया था, जो कुछ लोग नोट करते हैं, कुछ लोग करते ही नहीं, क्योंकि उनके पास नोट्स की कमी नहीं है, नोट ही नोट भरे हुए जेब में। ठीक है, तो वो नोट
की कदर ही नहीं जानते, तो वो नोट करते नहीं। क्या नोट कराया था मैंने? हाईएस्ट वर्क फंक्शन किसका होता और लोएस्ट किसका होता, याद करो। तो लोएस्ट होता है सीजियम का और हाईएस्ट होता है टंगस्टन का। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। तो लोएस्ट और हाईएस्ट तुम्हें याद होना चाहिए, बीच की कोई जरूरत नहीं याद करने की। ठीक है, परीक्षाओं में भी टॉपर्स याद रखे जाते हैं, आगे का टॉपर और पीछे का टॉपर। तो टंगस्टन, टंगस्टन जो है W, टंगस्टन का वर्क फंक्शन क्या होता है? हाईएस्ट होता है, और सीजियम का लोएस्ट होता है। तो जब टंगस्टन का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो स्टार्ट होने में ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेगा, तो उसकी उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी डिमांड ज्यादा, तो इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेट स्टार्ट होगी। लेट स्टार्ट होगी तो पीछे स्टार्ट होगी, तो ये तो पीछे K है, तो ये वाले में पीछे W है ना, इसलिए ये वाला सही है। K तो पोटेशियम, टंगस्टन का बाद में स्टार्ट होगा इसलिए पीछे आएगा उसको। ठीक है, चलिए अब ये आसान लग रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं सॉल्व करा रहा हूं, वहां पे सब एक साथ आ जाते कंफ्यूजन हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए। चलिए नीचे आ जाए, 5th क्वेश्चन में देखें। इन द डायग्राम ग्राफ्स आर ड्रॉन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट K एंड C है। किसका वर्क फंक्शन कम है ज्यादा है? तो देखो ये जल्दी स्टार्ट कर गया ना, इसकी डिमांड कम है। जो जल्दी स्टार्ट कर गया, फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा ही रहे थे, इतनी देर में स्टार्ट कर गया, तो ये जल्दी स्टार्ट कर गया, इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी कम है। स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अच्छी भाषा में, लेकिन अच्छी भाषा हमको समझ में नहीं आती ना, इसलिए ऐसा बोल देता हूँ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसके ज़्यादा होती है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है K की, इसलिए इसका वर्क फंक्शन भी कम है, तो K का वर्क फंक्शन कम है। K का, पोटेशियम का वर्क फंक्शन कम है। तो कौन सा आएगा? ये वाला। ठीक है, वर्क फंक्शन पोटेशियम का कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फिगर डिफरेंट ग्राफ्स स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोसेंसिटिव मटेरियल सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। द प्लॉट्स आर पैरेलल, करेक्ट रैंकिंग ऑफ टारगेट अकॉर्डिंग टू द वर्क फंक्शन ग्रेटेस्ट फर्स्ट विल बी। ठीक है, ये जो चार है इनने ग्राफ बना दिया। बोल रहा है ग्रेटेस्ट वर्क फंक्शन के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालो। तो वर्क फंक्शन ग्रेटेस्ट फर्स्ट, इसका मतलब ये कौन बनेगा करोड़पति का क्वेश्चन है। घटते हुए क्रम में जमाइए, घटते वर्क फंक्शन के क्रम में जमाओ। सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका दिख रहा तुमको? सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन मुझे दिख रहा है लिथियम का, यानी 4 नंबर, तो 4 लिख लिया। उसके बाद कम है सोडियम का, 3 नंबर सोडियम का। फिर उसके बाद पोटेशियम का 2 नंबर, फिर उसके बाद 1 नंबर। ये इनके वर्क फंक्शन। सबसे जल्दी स्टार्ट देगा सीजियम, सीजियम सबसे धातु जो है सबसे जल्दी देगा। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ये वाला कौन सा है? सी है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताइए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बिटवीन स्टॉपिंग। स्लोप देता है इसका h/e, रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना कुछ भी तो काउंट मारना, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अलग आंसर आता है, वो सिर्फ h आता है उसमें। The stopping potential as a function of frequency of incident radiation is plotted for 2 different photoelectric surface A and B. वर्क फंक्शन किसका ज्यादा किसका कम है? तो A का वर्क फंक्शन कम है। A का वर्क फंक्शन स्मॉलर देन B। A का पूछ रहा है ना, A का वर्क फंक्शन कम है, स्मॉलर देन B है। ठीक है, नीचे ले रहा हूं।
फिगर शोज स्टॉपिंग पोटेंशियल ए एंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? थ्रेशोल्ड ऑफ ए इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड ऑफ बी। देखो ए का वर्क फंक्शन क्या है? ए का वर्क फंक्शन कम है, तो वर्क फंक्शन ऑफ ए कम है, इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कम होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज लेस, ये वाला सही लग रहा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ द बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। ये थोड़ा लगाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ, 1/λ ऐसा किया हुआ। तो उसने पूछा प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर मेटल 1 इज ग्रेटेस्ट। अब देखो सुनो, v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है, याद है साउंड के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यहाँ पे c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होगा, यानी न्यू इज इक्वल टू c/λ होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की उल्टी चलती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का उल्टा चलती है, तो जहाँ पे भी वो न्यू बोल रहा हो वेवलेंथ उल्टा बोल दे कि 1/, वेवलेंथ, तो भी वही बात है। तो यहाँ पे 1/, वेवलेंथ लिखा जरूर है उसने, लेकिन इसकी जगह ये वो न्यू भी लिख देता तो भी चलता, और जब न्यू लिख देता तो वही ग्राफ बन गया ना, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर साइड और फ्रीक्वेंसी इस साइड, तो यही तो अपन ग्राफ बना रहे हैं, तो वो ग्राफ तो बन ही गया। अब उसके अंदर हमें ये पता है कि इसका वर्क फंक्शन कम है, ठीक है, और सबके स्लोप h/e देते हैं, तो सबके स्लोप h/e है सेम है, इसका मतलब सबके h सेम है। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट फॉर मेटल 1 इज ग्रेटर से तो वैसे ही गलत है, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 3 इज ग्रेटेस्ट, बस सही है, ये वर्क फंक्शन मेटल 3 का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एग्जैक्टली नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं, बेसिकली ये न्यू नॉट है यहाँ पे, लेकिन एच न्यू नॉट ही वर्क फंक्शन होता है, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट जिसका ज़्यादा वर्क फंक्शन उसका ज़्यादा। फिर क्या बोलता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 1 इज ग्रेटेस्ट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल 1 गलत है, लीस्ट है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम फॉर मेटल 3। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल रहा है, वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ इज लीस्ट, वेवलेंथ उल्टा होता, तो इसका ये आंसर सही है, बी वाला। जो भी आए 2 मिनट पॉज करके सोचा करो उसको ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ गया तुम भी आगे बढ़ गए, तुमको जब तक दिमाग में सेट नहीं हो जब तक नहीं करा। और सबसे पहली चीज, जब मैं नीचे लेता हूं ना तो आपको स्टॉप करके देखना चाहिए उसको, आपको खुद ही को सॉल्व करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप करिए सॉल्व फटाफट। द ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो स्ट्रेट लाइन आती है ना, यही तो है। द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोसेल इज ए स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप, स्लोप उसका h/e होता। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो ये अपन ने कुछ ग्राफ करे, ठीक है, अभी ग्राफ खत्म नहीं हुआ है, अभी और है मेरे पास बहुत सारे ग्राफ हैं। तो ये जो ग्राफ हैं उसके बाद के कहां तक पहुंचे हैं अपन, उसके बाद के ग्राफ अपन जो है नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, ठीक है। चलिए।